हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ ड्रामा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अपना पैथोफिजियोलॉजी जो स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, हम लोग क्या पढ़ लिए। पहला, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ क्या होती हैं, ये जान लिए हैं। ठीक है, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ जान गए ना क्या होती है, हीम ब्लड और डिजीज़। सेकेंड, हम लोगों ने पढ़ लिया एनीमिया। ठीक है, एक्चुअली एनीमिया होता क्या है, क्या मतलब पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, तो ये सब चीज़ें देख ली हैं। और थर्ड कल क्या देख लिया हम लोग, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देख लिया ना आप लोगों ने, उसके मैनेजमेंट कैसे होते हैं, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एनीमिया में। देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जितना से बता रही उतना ही लिखना है, क्योंकि कभी कभी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहले मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, आप लोग को पता है कभी कि इसका नाम मेगलोब्लास्टिक क्यों पड़ा? मतलब कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा ना कि इसका नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या ऐसा कुछ ही रख दिया, क्यों रख दिया? बता सकते हो क्यों रख दिया इसका नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया? देखो, मैं बताती हूँ। अगर आप लोग देखोगे ना, तो मेगलोब्लास्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, लार्ज। मतलब मेगलोब्लास्ट का मतलब होता है लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, लार्ज न्यूक्लियस। मेगलोब्लास्ट का मतलब होता है लार्ज न्यूक्लियस। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, म्यूटेशन या फिर मैच्यूरेशन के टाइम जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि एबनॉर्मल न्यूक्लियर मैच्यूरेशन होता है, क्योंकि हमें पता होगा कि आप लोग को पता है कि नहीं, आरबीसी जो होता है उसमें हमारी इरिथ्रोसाइट एब्सेंट होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। पर हमारा एक लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन अगर हो गया है गलती से या किसी भी वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं? तो और इसमें क्या होता है, मेनली किसकी वजह से होता है, अगर ये देखो तो विटामिन B12, जिसे साइनोकोबैलेमिन भी बोलते हैं, एंड फॉलिक एसिड, ये दो मेन इसके क्या होते हैं, रीज़न होते हैं, मतलब मेन कारण क्या होते हैं इसके, विटामिन B12 की कमी से या फिर फॉलिक एसिड जो होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसकी हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। इतना ये समझ में ना, मेगलोब्लास्टिक हम पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में इसमें क्या पढ़ना है कि पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है, कॉजेज़ किस वजह से हो सकते हैं। तो आप लोग एक चीज़ बताऊं, देखो जो विटामिन B12 होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, होता है कि नहीं, विटामिन B12 ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो कैसे ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, याद रखना, इंट्रिंसिक मतलब अंदर के फैक्टर्स होते हैं कुछ, जो कि क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब मान लो किसी वजह से, अच्छा एक चीज़ और, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब स्टमक हो गया, तो वहाँ की जो म्यूकोसा होती है, मतलब सेल होती है, वो क्या सिक्रीट करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, लिंक करते चलो। गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, वो क्या करती है, सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर को। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, विटामिन B12 का। समझ आया? ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसको सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और फिर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन। अब मान लो कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे कि मान लो बाउल डिजीज़ हो गई है, जैसे डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, या फिर क्या हो गया है, गैस्ट्रिक्टोमी के बाद, मतलब जो गैस्ट्रिक्टोमी मतलब क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होती है, इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें मतलब उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर जो मेनली मतलब कोई भी मान लो ऑपरेशन वगैरह हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो म्यूकस गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो सिक्रीट नहीं कर पाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब जब इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हो रहा तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं हो पाएगा, तो विटामिन B12 क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। तो विटामिन B12 कम हो गया तो ऑब्वियसली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, पहला इतना आ गया। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, मैंने बताया फॉलिक एसिड। ठीक है, अब मान लो फॉलिक एसिड जो वही नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। तो ये हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, लार्ज न्यूक्लिएटेड होते हैं, आरबीसी जो होती है वो एब्सेंट होता है, नॉर्मल न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी में एब्सेंट होता है, लेकिन किसी वजह से हमारे क्या हो जाता है, लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मेनली दो वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से और या फिर फॉलिक एसिड की कमी से। अगर विटामिन B12 की कमी कैसे हो रही है, मान लो किसी को बाउल डिजीज़ हो गई या फिर गैस्ट्रिक्टोमी के बाद, आफ्टर गैस्ट्रिक्टोमी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं कर पाता है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होता है तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इतना समझ आ गया ना। तो अब आगे देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
देखो आप लोग एग्ज़ाम आ गए, बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर पता ही नहीं क्या होगा। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखो सबसे पहले क्या हो गया, चलिए ये सब अब नोट से देख लेते हैं फटाफट। आया समझ कुछ? देखो मेगलोब्लास्ट मैंने बताया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्ट मैंने बताया कि लार्ज न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट विल डिलेड और एबनॉर्मल न्यूक्लियस मैचुरेशन हो जाता है। मेनली कब अगर होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कोबैलेमिन, यानी विटामिन B12 जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोबैलेमिन भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पैथोजेनेसिस और कॉज। तो नॉर्मल या तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है सिक्रीट करती है सब्सटेंस, जिसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। अब मान लो विटामिन B12 जो होता है इन द इलियम, तो मान लो कोई बाउल डिजीज़ हो गई है या फिर गैस्ट्रिक्टोमी वगैरह की वजह से क्या होता है, ये अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाता, और जब ये अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज फॉलिक एसिड, 2 तो हो गया। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्या हमें देखने को मिलता है। देखो स्क्रीन पे भी आपको शो करवा दूंगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, पैलर मतलब पेल स्किन, बहुत अजीब सी कलर की स्किन हो जाएगी। ब्रीथलेस, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरोनल मतलब क्या होता है कि जो न्यूरोनल मेनली ये कनेक्ट होती है बेबीज़ में, तो न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट। और सोर माउथ, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ वेट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बाउल डिजीज में तो कुछ भी हो सकता है ना फिर, और लॉस ऑफ नॉर्मल मसल स्टोन। ठीक है, तो इतना समझ आया क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आपका तो बहुत इजी है ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और फिर नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो देखो डायग्नोसिस में क्या क्या लिखना है आप लोगों को, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि किसी को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है ना। तो देखो डायग्नोसिस जो होता है मेनली हम लोग CBC करते हैं। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट एंड ब्लड सीमियर डिक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल। मतलब हम लोग ये CBC करते हैं, उसमें देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और वेरिएशन इन द साइज ऑफ द RBC एंड यूजुअली लार्ज, जो हमारी RBC होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लगती है। एक टेस्ट है इसमें शीलिंग टेस्ट। ठीक है, याद रखना शीलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव B12 लेंगे और उसको क्या करेंगे, खिला देंगे पेशेंट को। समझ आया, रेडियो एक्टिव B12। और फिर 24 आवर के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका यूरिन कलेक्शन करेंगे। और यूरिन कलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना अपटेक डिक्रीज़ हुआ है। अगर नॉर्मल भाषा में बताऊँ इसको तो कैसे बताएंगे, देखो क्या है, मान लो ये क्या है, हमारा कोई पेशेंट है। ठीक है, अब इस पेशेंट को हम लोग क्या करें, विटामिन B12 दे दिए। वो भी कौन सा विटामिन B12, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्यों दे रहे हैं बताओ, रेडियो एक्टिव इसलिए दे रहे हैं, मान लो कि अब उसका यूरिन कलेक्शन, ये हम लोग क्या करें, यूरिन 24 आवर के बाद उसका यूरिन क्या किए, कलेक्ट कर लिए। अब यूरिन कलेक्ट करने में हम उसको ले जाएंगे उसका यूरिन लैब में और देखेंगे कि कितना रेडियो एक्टिव, क्योंकि हम रेडियो एक्टिव जो होता है उसी को तो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग रेडियो एक्टिव कंपाउंड को कोड कर दिए हैं, तो वो जो कोडिंग करने के बाद वो हमें अलग सा दिखेगा कि हाँ ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। तो अब यूरिन में हम देख लेंगे कि वो कितना हमारा रेडियो एक्टिव, मतलब जितना विटामिन B12 जो है वो हमारा पूरा बॉडी से बाहर जा रहा है, यानी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो ये एब्जॉर्ब होगा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो ये नहीं एब्जॉर्ब होगा। तो यानी अगर नहीं एब्जॉर्ब होगा तो हम जान जाएंगे कि उसको क्या है, डिजीज़ हो गई है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ द अवेलेबल रेडियो एक्टिविटी। एक चीज़ इसका नोट्स है कि नोट है कि देखो रेडियो एक्टिव जो B12 होते हैं ना ये आसानी से नहीं मिल पाते, तो इसीलिए जो ये टेस्ट है ये हिस्टोरिकल टेस्ट था, मतलब आजकल ये टेस्ट नहीं किया जाता। समझ आया। चलो मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट की। तो यूज़ रिप्लेसमेंट थेरेपी विद हाइपोक्सी कोलामिन कोबैलमिन और साइनोकोबैलमिन। मतलब ये कह रहा है कि विटामिन B12 जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग विटामिन जो B12 की गोलियाँ होती हैं वो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, या तो फिर हम लोग क्या उसको IM इंट्रामस्कुलर भी देते हैं फ्रॉम हेल्थ केयर जनरली एवरी मंथ। ठीक है, तो इतना समझ आ गया हम लोग क्या पढ़ लिए। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आप लोग को क्या पढ़ा, लार्ज न्यूक्लियस होता है पहला, दूसरा क्या क्या इसके मैनिफेस्टेशन होते हैं वो, तीसरा किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होता है। और इस फिर हम लोग देख लीजिए डायग्नोसिस में शील्डिंग टेस्ट होता है और एक नॉर्मल हमारा कौन सा टेस्ट होता है, CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। और लास्ट हम लोगों ने देखना मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लोग को इतनी चीज़ें ही एग्जाम में लिख करके आनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीकल सेल एनीमिया की। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और देखो, सीकल सेल एनीमिया होता क्या है। मैं आप लोग को ऐसे पता है क्यों बता रही हूँ पेपर पे, क्योंकि इससे ना आप लोग की चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप लोग नोट्स पढ़ लो। तो सीकल सेल में क्या होता है, देखो नॉर्मल हमारी RBC का शेप कैसा होता है, राउंडेड तो कंप्लीट नहीं होता, वो हल्का सा मतलब ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन शीकल में क्या होता है, वो शीकल शेप का हो जाता है। हंसिया आप लोग देखोगे, हंसिया वगैरह, तो इस तरह का हो जाता है शीकल सेल में। ठीक है, और ये क्यों होता है, मान लो किसी विटामिन किसी जीन की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उन सब की वजह से सीकल सेल एनीमिया होती है।
तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। देखो आप ये सब पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोग पॉइंट में ऐसे लिखिएगा। चलो देखो, सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। अब कंजेनाइटल मतलब किसी को पता है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि वो डिजीज़ जो बचपन से रहती है, यानी बच्चों में हो जाती है। मतलब कंजेनाइटल मतलब बचपन से रहती है, ठीक है, बच्चे में, छोटे बच्चों में भी होती है। तो सिकल सेल एनीमिया मेनली छोटे बच्चों की डिजीज़ होती है, कंजेनाइटल डिजीज़ होती है, इन विच द शेप ऑफ द RBC इन इज़ लाइक सीकल। सीकल की तरह हो जाता है, पता है शेप जो होता है RBC का वो किसकी तरह हो जाता है? सीकल की तरह हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल जीन। ठीक है, तो किसकी वजह से? ड्यू टू एबनॉर्मल जीन की वजह से क्या होता है, ये मेनली कैसे हो जाते हैं? सीकल शेप के हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है द इम्पेयरमेंट जीन। जो इम्पेयर जीन होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन S कहते हैं। देखो हीमोग्लोबिन आपके F होते हैं, F2 होते हैं, और इस तरह 3 टाइप के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन हीमोग्लोबिन S जो होता है उसमें इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब जो इम्पेयर्ड जीन होता है उसको हीमोग्लोबिन S बोलते हैं। और ये कौन से प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, 11 पे। इन सिकल सेल एनीमिया RBC जो होती है बहुत हार्ड हो जाती है, मतलब एकदम टाइट हो जाती है और स्टिकी हो जाती है, और वो किसकी तरह दिखने लगती है? शीकल, हसिया की तरह, शीकल की तरह दिखने लगती है। आप लोग को स्क्रीन पे देखो शो हो रहा होगा, अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव टेंडेंसी टू स्टिक इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स ड्यू टू दिस कॉज ब्लॉकेज। अब देखो क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या हो रहा है, मान लो ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब क्या होगी, जो हमारी RBC नॉर्मल तो ऐसे फ्लो करती रहती है, ब्लड में हमेशा जाती रहती है। अब क्योंकि ये बहुत स्टिक हो गई, मतलब चिपकने वाली, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके साइड साइड में क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। समझ रही हो? अब जब चिपक जाएंगी तो ये क्या करेंगे? ब्लॉक बना, मतलब ये ब्लॉक बना देंगे, यानी हमारी जो नॉर्मल ब्लड पास हो रहा था ब्लड वेसल से, उसको पास होने में कुछ प्रॉब्लम होगी। और कौन सी डिजीज़ होती है मेनली अगर ब्लॉकेज वगैरह होता है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा है ना अच्छे से कहीं पर भी। तो मेनली CVC देखने को मिलेगा, CVS। तो ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट दे हैव द टेंडेंसी टू स्टिक द स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखो 2 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन जो होता है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड। आप लोग को अमाइनो एसिड में पढ़ाई हो ना, तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो हमारा नॉर्मल बीटा चेन में होता है, ठीक है। तो मान लो हमारी क्या है, ये बीटा चेन है, तो इसमें नॉर्मल जो और अल्फा चेन होती है। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा चेन जो होती है उसी में मेनली प्रॉब्लम होती है, बीटा में ही हर जगह प्रॉब्लम होती है, ठीक है, याद रखो। बेटा में प्रॉब्लम है, बेटी में नहीं, बेटा में, बेटी मतलब है ना, ठीक है। तो बेटा जो होता है ग्लूटामिक एसिड होती है, इसमें होता है नॉर्मली। लेकिन मान लो अगर कोई म्यूटेशन या फिर जीन जो ये बता रहा है उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये रिप्लेस होकर के इसकी जगह क्या आ जाता है? वैलिक एसिड आ जाता है, वैलिन एसिड। और जब वैलिन आ जाता है, या फिर वैलिन, इसको सिर्फ वैलिन एसिड नहीं होता, वैलिन होता है। वैलिन अगर आ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? हमें पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ हुई है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आया समझ में? ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल बीटा सेल में होता है, लेकिन अगर मान लो उसकी जगह वैलिक एसिड आ जाता है, वैलिन आ जाता है, तो क्या हो जाती है? हमें सिकल सेल एनीमिया हुई है ये पता चल जाता है। तो आया समझ में? तो वही दिखा है कि इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है अमाइनो एसिड, लेकिन हमारा नॉर्मल एब नॉर्मल में क्या होता है? बीटा चेंज होता है, वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वैलिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब तो वही हुआ इसका कि बहुत सारे जो जीन की, जो भी बताया ना, ये जीन की वजह से यही हो, इसका क्या हो जाएगा? पैथोजेनेसिस हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? सिम्टम, ठीक है, याद रखना, ये भूल मत जाना। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रैपिड हार्ट रेट। क्यों हो रहा है रैपिड हार्ट रेट? बताओ। क्योंकि चेस्ट सिंड्रोम हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? स्ट्रोक हो रहा है, पेन। स्ट्रोक का मेन कारण पता है आप लोग को? स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक मतलब मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया है। अब कोई ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ हो रही है। और ये 2 तरह के होते हैं स्ट्रोक। एक हमारा इश्केमिक स्ट्रोक होता है, मतलब इश्केमिक मतलब RBC कम हो गया, यानी ब्लड जो हो गया वो उसकी कमी की वजह से होता है। दूसरा हमारा हीमोरेजिक होता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप लोग को सिर्फ इतना जानो कि इश्केमिक और हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है, क्योंकि हार्ट की डिजीज़, कोई भी ब्लॉकेज होगा तो हार्ट की डिजीज़ होगी। इसीलिए मैं पहले ही बता दी थी कि हार्ट ब्लॉक हो रहा है ना, यहाँ पे स्टिक हो जा रही है, वो आकर के चिपक जा रही हैं ब्लड वेसल से, तो हार्ट रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर हार्ट रेट कम होती है तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। याद रखना ये 2 चीज़ें। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? टैकीकार्डिया हो रहा है, पेन देखने को मिलेगा, स्ट्रोक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जॉन्डिस, एनलार्ज लीवर, लंग्स इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस
CBC सिंपल हर जगह। तो हम ब्लड टेस्टिंग करेंगे, इंक्रीजिंग द रेटिकुलोसाइट प्लेटलेट्स वाइट। देखो हम लोग देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जो रेटिकुलोसाइट होता है वो बढ़ा रहेगा, प्लेटलेट्स होगा वो बढ़ा रहेगा, और WBC जो होगी वो बड़ी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम जब किसी प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो सेपरेट कितनी हो रही है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे हीमोग्लोबिन S, क्योंकि यहाँ पे था ना आपका, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस याद रखना, ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखो पेन हो रहा है ना, पेन था ना, तो पेन के लिए सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होती है, मैंने यहाँ पे ओपियोइड नहीं लिखा है, आप यहाँ ओपियोइड भी लिख सकते हो, ओरल ओपियोइड। और एक होता है एनशेड्स, जिसे नशेड भी बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मेरे रिड्यूस कर देता है पेन को, ठीक है। पहला हो गया। आप लोग 1-2 एग्जाम्पल भी लिख देना, जैसे कि निमेसुलाइड हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, कुछ भी, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपॉक्सी ड्रग, मतलब जो हाइपॉक्सी यूरिया की ड्रग होती है वो यूज़ की जाती है प्लेग वगैरह इन सबको रिमूव करने में। सर्जरी ऑफ आई प्रॉब्लम, मान लो आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आई प्रॉब्लम के लिए सर्जरी। बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मतलब वही ट्रांसफ्यूजन वगैरह, और डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। मान लो क्योंकि किडनी की तो प्रॉब्लम होगी ना, मान लो अगर जैसे कि इंलार्ज हो गया है ना लीवर, तो किडनी भी कुछ ना कुछ तो सके, क्योंकि किडनी क्या होती है, मेनली एक्सक्रीट करती है हमारी चीज़ों को, मतलब एक्सक्रीशन में काम करती है। तो मान लो किडनी बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रोसेस मतलब होता है कि इसमें नॉर्मल देखने को मिलता है। तो इतना समझ आया। इसमें क्या क्या लिखना है, सिकल सेल एनीमिया का शेप कैसा होता है, ये ज्योति बहुत स्टिकी होती है। जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उसमें मेनली डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें बीटा चेन जो होती है नॉर्मली उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। पर अगर एब नॉर्मल हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है, देन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जल्दी से बात करेगा थैलेसीमिया की। फिर 2 डिजीज़ और बच जाएगी, एक हेरिडिटरी बच जाएगी और हीमोफीलिया, वो थोड़ी सी लॉन्ग डिजीज़ हैं, जैसा आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। एंड टुडे आई विल कवर द थैलेसीमिया ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन थैलेसीमिया। अच्छा, थैलेसीमिया का नाम तुम लोगों ने कभी सुना है किसी ने, थैलेसीमिया क्या होता है, कभी नहीं सुना? चलो तो बात करते हैं आज अभी किसकी, थर्ड हमारा हो गया कौन सा, आज के लिए थर्ड का मतलब सिर्फ, ठीक है। तो थैलेसीमिया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और पैथोफिजियोलॉजी तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो लेकिन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा तो फेवरेट है, ठीक है। तो थैलेसीमिया की बात करते हैं। देखो थैलेसीमिया में मेनली क्या होता है, आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। सब मतलब जो करना धरना ना, ये किसका है, हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक अल्फा चैन होती है और एक बीटा चैन होती है ना। जैसे कि आप लोग का क्या होता है, कॉलेज होता है, उसमें कौन होता है, डायरेक्टर का ही सब करना धरना होता है, यानी जो करता है वो डायरेक्टर, चोटी भी करते हैं वैसे तो डायरेक्टर जो होता है उनका हाथ ज़्यादा होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 2 चेन होती है, तो इन्हीं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो चलो एक चीज़ बताती हूँ, जो हमारी थैलेसीमिया होती है 2 टाइप की होती है, मैं पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक अल्फा TH होता है और एक क्या होता है, बीटा TH होता है, यानी TH मतलब थैलेसीमिया, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया होती है और क्या होती है, बीटा थैलेसीमिया होती है। लेकिन जो अल्फा थैलेसीमिया होती है क्या होती है, बहुत लेस कॉमन होती है, और ये क्या होती हैं, मोर कॉमन होती हैं, ठीक है। अब जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होती हैं, इसमें भी क्या होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर होती है और अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर होती है। ऐसे इसमें भी होता है, क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया माइनर होती है और बीटा थैलेसीमिया मेजर होती है, ठीक है। 2 चीज़ें याद है। अब देखो इसमें जो हमारा माइनर वाली है ये, ठीक है, माइनर, इसमें क्या होता है, हमारा बीटा चेन जो होती है उसका फॉर्मेशन तो होता है पर कम होता है, और इसमें क्या होता है, नो बीटा चेन फॉर्मेशन, इसमें बीटा चेन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है क्योंकि ये मेजर वाली है ना। अब देखो, अब मैं सबसे पहले इसको बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक, क्योंकि हमें पता है जीन में एक जो होता है जीन फादर से मिलता है किसी बच्चे को, और एक किससे मिलता है, मदर से मिलता है, ठीक है। एक मम्मी का होता है और एक किसका होता है, पापा का होता है। क्योंकि ये माइनर वाली है तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, अच्छा B नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, B नॉट लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, B नॉट और B नॉट, यानी इसमें दोनों जो होती है वो बहुत ही मतलब रिसीवर होती हैं, और इसमें जो होते हैं कैरियर होते हैं, ठीक है, इनको बोल सकते हैं। तो B और B नॉट होता है। तो अब देखो मम्मी जो फादर जो है वो भी क्या है, B नॉट है, मतलब ये कैरियर, इनको माइनर थैलेसीमिया है दोनों को, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देना, ये इनको मिला दो और फिर इसको वाले को इनसे मिला दो, क्या बना, बी बना और बीटा और बीटा नोट बना। समझ आया क्या करा मैंने, इसको फर्स्ट वाले से मिलाया, फिर इसी वाले को सेकंड वाले से मिला दिया। अब इसको इस वाले से मिला दो और इसी वाले को इस वाले से मिला दो,
तो क्या बन जाएगा बीटा नॉट और बी। देखो इसको मिलाए तो बीटा नॉट, इसको मिलाए तो बी, बी रहेगा ये, और इसको क्या मिला देगा तो बीटा नॉट और बीटा नॉट। आया समझ में? एक बार करना आ जाएगा तो बहुत ईजी है। अब देखो ये हमारा बी हो गया, यानी इनको थैलेसीमिया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 25, 4 है ना, तो चारों 25 में डिवाइड हो जाएंगे। 25% जो है वो क्या है हमारे नॉर्मल है, ठीक है। 25 क्या हमारे नॉर्मल है। नेक्स्ट जो हमारे ये वाले हैं 25, इनको ये दोनों देखो क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, बीटा नॉट और बी है सिर्फ बीटा, तो ये देखो बीटा नॉट बीटा नॉट बीटा, बीटा नॉट बीटा, तो इनको क्या है थैलेसीमिया है, पर कौन सा है माइनर। किनको 50% को, 50% को क्या है माइनर थैलेसीमिया है, और ये बीटा नॉट वाला यानी 25% को क्या है थैलेसीमिया तो है, पर कैसा है मेजर थैलेसीमिया है। आया समझ में ये? देखो ये क्या है हमारा जो माइनर वाले बीटा चेन की वजह से, उन फादर भी माइनर चेन है, मदर भी माइनर चेन है, तो अब उनके जो बच्चे होंगे उनमें कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 25% को तो थैलेसीमिया नहीं होगा, 25% जो है उनको थैलेसीमिया मेजर होगा, और 50% जो यानी बी नॉट इनको माइनर वाला थैलेसीमिया होगा। तो आया समझ में इतना? तो ये हो गया हमारा कौन सा बीटा चेन। अब इसमें देखो तुम्हारा क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं नोट्स से। देखो नोट्स में थैलेसीमिया में बता दी क्या होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन जो होती है उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाता है दोनों में, लेकिन मेजर कितने होता है बी में, बीटा चेन जो होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो बी फॉर्म थैलेसीमिया जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, और ये वाला जो होता है हमारे क्या होता है लेस कॉमन। मतलब ये मोस्ट कॉमन तुम्हारे मतलब मेडिटेरियंस जो होते हैं उनमें होता है, और एशियंस जो होते हैं उनमें अल्फा चेन जो होता है वो डिफेक्ट होता है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी जो मैंने बता दी। देखो ये वाली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मत लिखना, ये वाली लिख लेना जो मैंने बताई है, ये वाली ईजी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है, लेस कॉमन होती है, मोर कॉमन होती है। ये इसमें देखो हाँ अल्फा चेन जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसकी वजह से HbF जो हीमोग्लोबिन F होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन A जो कि अच्छा हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल घट जाता है, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है थैलेसीमिया हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बीटा चेन जो होती है, इसमें बीटा चेन का फॉर्मेशन कम होता है, इसमें बीटा चेन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो बोथ जीन जो होते हैं म्यूटेटेड हो जाते हैं। इसमें जो दोनों जीन देखो बी है ना, मतलब मम्मी को भी म्यूटेटेड है और पापा जो है वो भी म्यूटेटेड है, तो मम्मी पापा दोनों क्या है म्यूटेटेड जीन रहते हैं। अल्फा चेन जो होती है वो पॉलीमराइज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में ही एक्यूमुलेट होने लगेंगी, और उसकी वजह से हीमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही लिख करके आइएगा। नेक्स्ट थैलेसीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लेते हैं। तो मेनली देखो क्या मिलेगा, एबनॉर्मल स्वेलिंग, मतलब जो पेट होता है एब्डोमिनल वो स्वेल होता दिखेगा, फटीग, स्लोड ग्रोथ, यूरिन जो होगा वो डार्क कलर का दिखेगा, पेल स्किन, फेस स्किल बोन फॉर्मेशन, क्योंकि देखो अच्छे से ना यहाँ इसमें क्या होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा बोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इन लार्ज स्प्लीन और जॉइंटिस, इतना समझ आया? जॉइंटिस मतलब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। डायग्नोसिस में हम लोग CBC ही करते हैं नॉर्मली। RBC जो होती है वो बहुत अलग तरह की साइज़ और शेप की हो जाती है, और जो आयरन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा, एक चीज़ याद रखना, आयरन डिफिशियंसी में आयरन का लेवल घट रहता है, पर हमारा जो थैलेसीमिया होता है उसमें आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें आयरन की पिल्स अवॉइड करनी है। HbF लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और लेस माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी माइक्रो मतलब छोटा और साइटिक मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, तो RBC जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है साइज़ में। और नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, देखो ट्रांसफ्यूज़न हर किसी में लिख देना, सही चल जाएगा। आयरन चिलेशन थेरेपी देते हैं। चिलेशन मतलब क्या होता है कि आयरन जो होता है ना उसको किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बन के एब्जॉर्ब ना हो और बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा आयरेशन चिलेशन थेरेपी से। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देते हैं, और ब्लड एंड बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ब्लड और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, स्टेम सेल का। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे हेरिडिटी एक्वायर्ड, और एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करने को। तो आप लोग डेली वीडियो बनाइए, मतलब कि वीडियो देखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है ना तब तक कुछ करने का मन नहीं करता। इतनी मेहनत करो, पंखा बंद करो, पसीना बहाओ, उसके बाद जाके कहीं एक वीडियो शूट होता है, उसके पीछे इतना कंटेंट इकट्ठा करो इधर उधर से, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।